दोस्तों नमस्कार। आतंकवाद, दहशतगर्द, दहशतगर्दी, ये बड़े कॉमन से फ्रेज हैं या शब्द हैं जिसके बारे में आमतौर पे सरकार या सरकारी एजेंसियां लगातार अपने अपने ढंग से काम करती हैं, बताती भी हैं। लेकिन इन्हीं के नाम पे एक बड़े समुदाय को, एक बहुत बड़े हिस्से को किस तरह से टारगेट किया गया और कौन कौन सी साजिशें रची गईं, इसको यदि जानना हो तो मोहम्मद आमिर खान की जो आप बीती है 14 साल जेलों में, उससे आप समझ सकते हैं। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे देश में मुसलमान होना एक तरह का सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया। तीसरी ओर किस तरह से राज्य की मशीनरी, और राज्य की मशीनरी में भी पुलिस और खुफिया एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं और किस क्रूरता पे उतारू होती हैं, और उसकी जीती जागती मिसाल है ये आमिर खान की किताब है आतंकवादी का फर्जी ठप्पा, फ्रेम्ड एज टेररिस्ट उनकी अंग्रेजी में किताब थी। उसी का हिंदी तर्जुमा है आतंकवादी का फर्जी ठप्पा। तो उसी को लेके एक परिचर्चा थी। परिचर्चा दिल्ली के प्रेस क्लब में हुई और उस इन किताब के पीछे की पूरी कहानी और इसके जो 14 साल गुजारे गए उसके तमाम कड़वे से कड़वे, उस तमाम जो क्रूरता का एक पूरा एक जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता है किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, क्या क्या किया जा सकता है, कैसे फंसाया जाता है। और 14 साल एक नौजवान 18 वर्ष की उम्र में जब उसको अचानक रास्ते से उठा लिया जाता है और 14 साल जेलों में उसको सड़ना पड़ा, तो उसी की कहानी है। और इसके ज़रिए तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अपनी राय है। तो सीधे चलते हैं उस कार्यक्रम में। लेकिन अपनी बात को शुरू करने से पहले दो बातें मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। पहली कि अक्सर लोग समझते हैं कि जेल में रहने के बाद कोई बंदी आजाद फिजाओं में आता है तो सब सामान्य हो जाता है। अच्छी बात है कि किसी को अगर आज़ादी मिलती है, इंसाफ मिलता है, वो अपने परिवार में लौटता है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। तो ये कल्पना बिल्कुल ठीक है और खुशी की बात है कि किसी को आज़ादी मिली। लेकिन ये सोचना कि लंबे समय के बाद कोई जेल से लौटे और आज़ाद होकर आए बाहर की दुनिया में सब सामान्य हो गया है, वो शायद समाज को इस विषय पे सोचने की, क्योंकि जब आज़ादी के दरवाजे, जेल के लोहे के गेट बड़े खुलते हैं किसी के लिए, उसी के साथ उस व्यक्ति के लिए चुनौतियों का दौर भी और गेट भी खुलते हैं कि क्या जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान उसका जेल में जाने से पहले था और उसके परिवार का, वो वापस मिल पाएगा, वो अपनी आम जिंदगी को फिर से सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ा पाएगा, क्या उसको रोजगार मिल पाएगा, क्या वो अपने जीवन को और अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएगा। ये चुनौतियां होती हैं उसके सामने और आसान नहीं होती है, खासकर आजकल के हालात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, कभी फ्राइडे को जो दोपहर को घटना घटी दिल्ली के अंदर, लोग
उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने वीडियो देखी, आप सबने भी देखी, चर्चा में है। लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग है उस नमाजी को बेइज्जती करते हुए एक पुलिस के कर्मचारी के द्वारा पीड़ा की दर्द भी था, लेकिन साथ ही में कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़कर देख रहा था कि आज से 25 साल पहले जब दिल्ली पुलिस में कुछ लोगों के द्वारा मुझको अपहरण किया गया और एक अनजान जगह पर ले जाकर मारपीट की और जो चीजें हमने सही वो एक लॉकअप के अंदर, चार दीवारी के अंदर, आज हालात इतने बदल रहे हैं कि 25 साल के बाद आज हम वही चीजें आम खुले आम रोडों पर देख रहे हैं। तो हमारा आगे और क्या देखने को हमको मिलेगा। मतलब कल मैं यही सोच रहा था, जो चीजें मैं भी मुझ जैसे लोग सह चुके हैं बंद दीवारों में, वो आज 25 साल के बाद मैं आम रोड पर होते हुए देख रहा हूँ। अच्छी बात है कि सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस विषय को और इस मामले को गंभीरता से लेगी और सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो करेगी ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना घटें। वक्त कम है तो मैं शुरुआत अपनी किताब से कुछ अंश मैंने वो आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस का जिक्र आ ही गया है। तो मैं अपने किताब से मतलब जब मुझको किडनैप किया गया आज से लगभग 24-25 साल पहले, मैं अरेस्टिंग नहीं किया था, राह चलते हुए किसी को अचानक रात को सिविल ड्रेस में आकर उठा लेना और अनजान जगह पर ले जाना। कानून ये है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। आपने 7 दिन छुपा के उसको रखा, टॉर्चर किया, लेन पेपर्स पे साइन करवाए, अपनी कहानी लिखी, चार्जशीट पेश की और आरोप लगाकर बंद है। तो मैं उसी समय के हिस्से को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जब मुझको किडनैप किया गया रात को 1998 और फरवरी का महीना, ये फरवरी का महीना आशा जी बहुत जो है जुड़ाव है, समझ नहीं आता। किडनैप किया गया 20 फरवरी 1998 को मुझको। ये इंग्लिश की किताब रिलीज हुई 2016 20 फरवरी को, उसी के दिन। और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, जो स्पीकिंग टाइगर्स जो इसके पब्लिशर है इंग्लिश किताब के, तो वो उन्होंने ही तारीख को दे दी। आप उसमें हिंदी में देखेंगे 2016 से लेकर अब तक की जो घटनाएं मैंने बढ़ाई लिखी हैं खुद से, उसमें भी फरवरी 2022 तारीख लिखी। तो आज इत्तेफाक है। और रिलीज ये हिंदी की किताब जो रिलीज हुई प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला में, वो भी फरवरी में हुई 2024 में। तो ये दोनों ही किताबें लगभग देखा जाए फरवरी में ही। जब वो किडनैप करके मुझको ले गए अनजान जगह और मुझको आंखों पे और पट्टियां बंद बांध कर गाड़ी से आधा घंटा चलने के बाद कहीं उतारा, फिर उसके आगे का मैं बात कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि हम एक कमरे में आ गए हैं, यहाँ उन्होंने मतलब जो अपहरण करता था, उन्होंने मेरी आंखों से पट्टी उतार दी और मेरे हाथ खोल लिए। मैंने देखा कि 10-12 लोग मेरे सामने खड़े थे। वे हट्टे कट्टे तगड़े, लंबे चौड़े और भयानक दिख रहे थे। एक ने मुझे रोबदार आवाज में कपड़े उतारने को कहा, बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी मुझे घूर रहे थे। मुझे बहुत शर्म आई, परंतु उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने कपड़े उतारने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे पीटा, जबरन मेरे सारे कपड़े उतार दिए। जब उन्होंने देखा कि मैंने पैंट के अंदर
कच्छा नहीं पहना था, तो उनमें से एक बोला, ये साले कच्छा भी नहीं पहना। ये सिर्फ उनका तात्पर्य शायद मुसलमानों से था। फिर से उन सब ने मुझे पीटना शुरू कर दिया, मुंह से थप्पड़, लाते, कौनियां, और मेरे बाल इतनी जोर से खींचे कि मुझे लगा कि मेरी गर्दन टूट जाएगी। पीटने के साथ गालियां भी देते रहे। मैंने कभी इतनी गंदी और हिंसक भाषा नहीं सुनी थी। गालियां मुसलमान विरोधी इशारों से भरी। उन लोगों के लिए मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है, वो है जिहाद। ये लोग पूरे गुस्से में थे और गुस्से से उनकी इंसानियत को खत्म कर दिया और गुस्से ने उनकी इंसानियत को खत्म कर दिया। उनकी अपने साथी इंसान के प्रति करुणा महसूस करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। वे मुझे तब तक पीटते रहे जब तक मेरे मुंह और नाक से खून नहीं आ गया और मैं गिर नहीं गया। मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया, सिवाय मेरे टूटे हुए जबड़े के जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। मैं अधमरा हो गया। हे खुदा, मैं ये किस मुश्किल में फंस गया था। अगला जो चैप्टर है वो आज़ादी के दिन का, कि जब 14 साल मेरे केस चला और जज साहब के पास सुनवाई के लिए आया। यहाँ पर जो कानून से वाकिफ हैं और हमारे बिल का और अन्य वो समझ सकते हैं कि एक प्रक्रिया होती है। जब किसी को कोर्ट के अंदर डाला जाता है तो उसकी चार्जशीट पहले आती है, फिर उस पर चार्ज फ्रेम होता है, फिर एविडेंस का समय शुरू होता है, गवाहियों का, फिर जो अभियुक्त होता है 313 के डेट उसके सफाई के बयान होते हैं, फिर उसके बाद आर्गुमेंट शुरू होती है और फिर जज साहब फैसला सुनाते हैं। तो ये जिस समय की मैं बात कर रहा था, जब मैं रिलीज हुआ 2012 जनवरी में, 32 साल की लगभग उम्र हो चुकी थी और जब किडनैप किया गया था मैं 18 साल का था। तो मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ। अभी पीरियड था 313 के मेरे बयान हो चुके थे और आर्गुमेंट शुरू होने। पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोलना होता है, फिर सफाई पक्ष ने बोलना होता है और बहस करनी होती है और फिर जज साहब से फैसला सुनाते। तो इस हिसाब से 5 से 6 महीने का समय था जब मेरी ये तारीख पड़ी और जिस दिन मुझको आजाद किया गया मुझको पता नहीं था आखिरी केस हो तक से। उस दिन की संक्षिप्त की बात है। सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान हो चुके थे। राजेश शर्मा जी मुकदमे, जो मेरे वकील थे, राजेश शर्मा मुकदमे के अंतिम चरण में अपने तर्क रखने के लिए तैयार वे शुरू कर पाते उससे पहले जज साहब ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं। उसके बाद जज साहब ने गर्दन झुकाई और अपनी फाइल पर कुछ लिखा। उसके बाद सिर ऊपर उठाया और मेरी ओर देखा और कहा कि मैं आजाद, बस इतना ही। कितना सरल शब्दों में कहा गया और 14 साल में हक्का बक्का की अभी तो 6 महीने और लगने थे इस केस में। और जज साहब ने ये फाइल देखकर ये भी और एविडेंस देखकर ये भी इस लायक भी नहीं समझा कि इसमें प्रोसिक्यूटर की भी बहस या फिर सफाई पक्ष की बात सुननी चाहिए। उन्होंने पर्याप्त माना, गवाहियां देखी और कहा कि भाई वो बहुत सरल तरीके से। और मैं 18 साल से 32 साल का हो चुका था, दुनिया से कटा हुआ, कटघरे में खड़ा होकर जज साहब ने कहा क्या मैं आजाद हो गया? मुझे जेल वापस ले जाया गया। मैंने अपने साथी कैदियों को ये समाचार दिया। वे लोग बहुत खुश हुए, हमने खुशी मनाई। मैंने अपनी किताबें बांट दी और सामान इकट्ठा कर दिया। मेरे खाते में केवल 250 रुपए थे। फिर मुझे डर लगने लगा। शाम का समय था, कोई मुझे लेने भी नहीं आया। आई नहीं क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था 14 साल की सुनवाई में। माँ बिस्तर पे आ चुकी थी, मैं अकेला था।
कल जब मैं बाला साहब साईं बाबा को देख रहा था, उनकी आज़ादी को परसों, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हाँ, आप उनको इंसाफ मिला और उनको लेने के लिए उनके परिवार के लोग आए, उनकी खुशी में देख पा रहे। लेकिन बदकिस्मती से मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक चीज को यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जब ये मेरे साथ घटना घटी थी आज से 25 साल पहले, वो समय जरा अलग था। आप लोगों को, और शायद आप सहमत ना हो मैं जो ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ मामलों में तब के हालात और अब के बेहतर है। अचंभित होंगे आप ये बात सुन। कुछ मामलों में 25 साल पहले अगर ऐसे आरोपों में कोई व्यक्ति जाता था, पहले तो बहुत कम जाते थे, लेकिन जाता था तो लोग मान लिया करते थे 100% कि हाँ सही होगा। दूसरा, वह हिम्मत नहीं करता था इस विषय पे बात करने की, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़कर, उसके परिवार के साथ जुड़कर बात करने की, उससे मिलने की डर खौफ हुआ करता था। वकील बॉयकॉट किया करते थे। खुद मैंने इस चीज को झेला और इसमें अच्छे से लिखा है, आप देखेंगे पढ़ेंगे। लेकिन आज सिविल सोसाइटी जागरूक है, वकील भी हैं जो कि उनकी मदद के लिए आगे आए, और मीडिया भी है जो कि दूसरे पक्ष को भी सामने रखती है। बहरहाल संक्षिप्त में बात करना चाहूंगा, कोई मुझे लेने भी नहीं आया था। उन्होंने बड़ा ताला खोला गेट का, लोहे का दरवाजा खुला और मैं बैग लेकर बाहर निकला। मैंने लंबी सांस ली। मैंने पहले बाएं देखा, फिर दाएं देखा। कोई पहरेदार नहीं था, मैं हथकड़ी में भी नहीं था। मैं वास्तव में आजाद था। मैं अकेले तो था पर आजाद था। मैंने आसमान की ओर देखा, मैं बाएं मुड़ा और चल पड़ा। फिर मैं वापस आया और दाएं मुड़ा, कुछ कदम चल दिया और रोमांचित था कि अब मैं अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में जा सकता हूं और मुझे कोई ये कहने वाला नहीं था कि इस दिशा में जाओ, रुको या चलो। मैं अपनी आजादी को महसूस करना चाहता था। मैं एक बार फिर मुड़ा और जेल के गेट, जेल की मीनार और मोटी ऊंची दीवारों को आखिरी बार देखा। फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। अलविदा। आज को सबको छोड़ दिया था और रोजाना सुबह मेरे जाने से पहले अदालत में 8 बजे जाके वो बैठ जाया करते थे, 9 बजे लगभग, और शाम तक वो लौटते थे घर। जब जेल में जाने के लिए जो वैन होती, अदालत से वो गाड़ी में मैं बैठ जाऊँ, नहीं करना तो और ये उनका मामूल था। आप इसमें आपको उनके हाथ की लिखी हुई पर्चियां मिलेगी कोर्ट की, और उस कोर्ट की पर्चियों को आप डेट देखेंगे तो देखेंगे उनकी जिंदगी बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं रह गई थी, और उसके 2 साल के बाद ही गुजर गए। और वो बिस्तर पे आ गए थे, उनको बीमार हो गए थे मेरे दिल्ली में जाने के बाद, और साई दिल्ली के लिए हॉस्पिटल में थे। और उनको अपनी होश है कि मेरी होश, वही बस मैं बताना और थोड़ा सा चाह रहा था वो क्या कहते। आखिरी बार मैं अप्पू से जुलाई 2001 में दिल्ली के बाबा हिंदूराव अस्पताल में मिला था। वे बिस्तर पर थे। मुझे अंदाजा था कि वे अब नहीं बचेंगे, इसलिए ही मुझे उनसे अंतिम मुलाकात के लिए लाया गया था। यानी 2 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई हथकड़ियों, और 14 साल में जेल में रहा, कभी जेल पैरोल वगैरह नहीं। यही एक मौका था कि मैं 2 घंटे के लिए सिर्फ हथकड़ी में बंद रहा, अपने बीमार वालिद को हॉस्पिटल में देखा, और फिर उनका इंतकाल हो गया। मुझे उनसे अंतिम मुलाकात के लिए लाया गया था। अप्पू की आंखों में जो तकलीफ थी उसे बयां करना मुश्किल है, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे उनकी अनंत मोहब्बत की गर्मी का एहसास हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा और बिना बोले संवाद किया। उनके लिए अपने सबसे छोटे बच्चे को हथकड़ी में वर्दीधारी पुलिस वालों से घिरा देखने बेहद तकलीफ दे हो रहा होगा। इन हालात में हम एक दूसरे को क्या कह सकते थे?
अबू को मौत का डर नहीं था, उनका तो बस जीना मुहाल हो गया था। उनके बेटे पर 20 जगहों दिल्ली, सोनीपत, रोहतक और गाजियाबाद में बसों, गाड़ियों और बाजारों में बम लगाने का आरोप है। अबू को मालूम था कि मुझे फंसाया गया है। वे जानते थे कि उनका बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता। अबू के भरोसे की जीत हो गई थी। अदालतों ने मुझे साल 2001 तक 11 मामलों में बरी कर दिया था, लेकिन मुझ पर कुल 19 केस थे। जेल से बाहर निकलने के में मुझे अभी 23 साल और लगे थे। मेरे अब्बू को इस बात की परेशानी रही होगी कि उनके गुजर जाने के बाद मुकदमों की पैरवी का बोझ मेरी अम्मी पर पड़ेगा। वे खामोशी से हम दोनों को देख रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं उनका हौसला भी ना ले सका, जबकि मुझ पर उनको हौसला देने की जिम्मेदारी। जब पुलिस मुझे घसीट कर उनसे दूर ले जा रही थी, अम्मी अब्बू देखते ही रह गए। बेटा, मैं तुम्हारी तारीफ पर नहीं आ सका। ये मेरे अब्बू के मुझको कहे आखिरी शब्द थे जो मैं बताना चाहता। सिर्फ इतनी ही बात थी। जिस दिन मैं 2 घंटे के लिए उनसे मिलने गया हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझको देखा, मैंने उनको देखा, और वो तस्वीर आज तक मेरे ज़हन में है। और सिर्फ अब्बू ने ये कहा कि मैं तुम्हारी तारीफ पर नहीं, मतलब बिस्तर पे भी होने के बावजूद उनको अपनी नहीं, मेरे बेटे की चल लाएंगे। और वे अदालत में मेरी सुनवाई पर हाजिर ना हो पाने के लिए माफी मांग रहे हैं। उन्होंने मेरी एक भी सुनवाई छोड़ी नहीं की। मेरे अम्मी अब्बू का जीवन अदालत, जेल और वकीलों के दफ्तरों के चारों ओर सिमट कर रह गया था। जब मैं लगभग 14 साल बाद से जेल से बाहर आया, तो मुझे उनके कागजों में छोटी छोटी पर्चियां मिली, जिन पर अदालत की तारीखें लिखी हुई थी। मेरी पेशी की अंतिम तारीखें। अम्मी ने इन पर्चियों को उनके कागजों के साथ संभाल कर ट्रंक में रखा हुआ था। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरे नोट से 4 लाइनें, जो कि किताब का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपके लिए मैंने। अब्बू को गुजरे हुए 23 साल हो चुके हैं, पर अब भी अब्बू के अंतिम शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि मैं तारीख पर नहीं। काश अब्बू जान जिंदा होते और आज मुझे सम्मान सहित देख पाते। मैं आज भी अब्बू के अंतिम विराम यानी कब्र की जगह को कब्रिस्तान में ढूंढता, यानी मुझे नहीं पता वो कहाँ दफनाए गए हैं। जो मेरे रिश्तेदार हैं वो भी भूल चुके हैं। जब मैं लौटा कब्रिस्तान गया तो कोई ये बताने वाला नहीं था, और आज तक कि उस कब्रिस्तान में वो कहाँ दफनाए हैं, बस यादें हैं। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा और चाहूँगा कि आप सिर्फ ये एक आमिर की कहानी नहीं है। आमिर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जेलों में आदमी इंसाफ की राह तलाश रहे हैं, और यही अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों के साथ जिस तरह हो सकता है बेकसूर लोगों के साथ जुड़े, उनकी सहायता, उनके परिवार के साथ उनकी मदद करें जो मुमकिन हो, उनके कानूनी मदद के लिए आगे आए, उनको तलाना चाहिए। कल को मैं था, आज वो है, कल कोई और भी हो सकता है। और अपनी माँ को भी मैं आज याद करते हुए श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। अनुषा और आलिया का जिक्र न किया जाए। आलिया मेरे जीवन साथी, जिन्होंने 14 साल इंतजार किया बहादुरी के साथ। तो कहते हैं महिलाएं किसी भी रूप में कमजोर नहीं होती है। कल महिला दिवस भी था, एक मिसाल दी जाती है आमतौर पर कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। तो यकीनन इसमें औरतों का हाथ है। मेरी माँ का है, मेरी बीवी का है, और एक छोटी बच्ची अनुषा जो पढ़ रही है, उसके बारे में किताब में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
मैंने इस किताब का अनुवाद क्यों किया? आमिर पहला निर्दोष व्यक्ति नहीं है जो जेल में सड़ा है, और दुर्भाग्य से शायद आखिरी भी ना हो। अभी पिछले दिनों ही एक खबर आई है कि अब्दुल करीम टुंडा नाम का व्यक्ति, जिसपे 40 केस लगे हुए हैं, वो अपने 36वें या 37वें केस में बरी हुआ है। तो आमिर कोई अकेला आदमी नहीं है, आखिरी आदमी नहीं है। और इस किताब में जिक्र किया है कि संसद में मंत्री ने बयान दिया है कि टाडा के तहत मात्र 1% लोगों पर आरोप सिद्ध हुए हैं जिन पर केस चले थे। आमिर की किताब में एक ऐसे व्यक्ति का भी जिक्र है जिस पर टाडा चला, टाडा का केस दायर हुआ, जिससे आमिर ने पूछा कि तुम पे किस लिए केस चला है, तो उसने कहा कि मेरे पास 2-3 किलो आयोडेक्स मिला है, इसलिए मुझ पर केस चला है। उस भले आदमी को आयोडेक्स और आरडीएक्स का अंतर नहीं पता है। ये खबर दो चीज रेखांकित करती है। निर्दोष फंसाए भी जाते हैं और वो बरी भी हो जाते हैं। ये हमारी वर्तमान स्थिति की सीमाएं और संभावनाएं दोनों दर्शाती हैं। खैर, आमिर की बात पर वापस आते हैं कि आमिर की बात में खास क्या है। दो चीजें आमिर की बात को खास बनाती है। 14 साल अंदर रहे, ये एक बात है। कब, किस उम्र में अंदर गए? 18 साल की उम्र में अंदर गए। निकले कब? 32 साल की उम्र में निकले। इससे लंबे लंबे लोग भी अंदर रहे हैं। जिक्र है किताब में कि बरी होने के 40 बाद छूटा है जेल से आदमी, कोर्ट से बरी होने के 40 साल बाद छूटा है आदमी, उसका जिक्र है किताब में। पूरी 18 से 32 साल का दौर, जवानी का दौर, जिस समय देश में मोबाइल, एटीएम और शॉपिंग मॉल और वो सब बन रहे थे, आमिर ने तो कुछ देखा ही नहीं। और दूसरी बात जो आमिर को खास बनाती है, इस सब के बावजूद उसमें गुस्सा नहीं है, उसमें हताशा नहीं है, उसमें निराशा नहीं है। ये बात आमिर को खास बनाती है। आमिर ने किताब में लिखा है, बुरी जगह में रहते हुए बुराई से दूर रहा, मैं जैसा था वैसा बना रहा। ये कुछ छोटी बात है। इन सामाजिक राजनीतिक कारणों के अलावा भी ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। ये अन्याय हुआ, इनके साथ वो बात है, इसके अलावा भी ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पुरानी दिल्ली के जीवन की एक खिड़की खुलेगी। पुरानी दिल्ली के जीवन से आपके सामने कराची में के जीवन की एक खिड़की खुलेगी। आपके सामने अदालत की भी एक खिड़की खुलेगी। आपके सामने जेल की भी एक खिड़की खुलेगी। इस उदाहरण से लगने वाले 2-4 तरीकों का जिक्र करूंगा। एक पानी का जग मेरे मुंह पर लगा दिया और मुझे इतना पानी पिलाया कि मेरा पेट फूल गया। एक आदमी तब तक मेरे पेट को फूलता रहा जब तक मेरे मुंह से पानी निकल नहीं आया। एक दूसरी जगह आमिर लिखते हैं कि मैंने पानी मांगा, मुझे सर्फ मिला, पानी दिया गया, मुझे जबरदस्ती पिलाया गया, मेरे पेट में गैस। ये किताब का अनुवाद मैंने करना शुरू किया था, कोरोना शुरू हुआ था उस समय, और मैंने लगभग 1.5 महीने में अनुवाद खत्म कर दिया है। आमिर ने पहला अध्याय पढ़ के या दूसरा अध्याय पढ़ के वापस करने में मुझे 7-8 महीने लगा दिए। आमिर ने मुझे बताया कि मैं पढ़ नहीं सकता इस किताब को। पढ़ता हूं तो वो सारा मंजर दोबारा मेरे दिमाग में घुस जाता है। कई दिन के बाद ही मेरे दोबारा इस किताब को उठाने की हिम्मत होती है। परंतु ये सारी दुख दर्दों की किताब भी नहीं है। इसमें कई बातें हैं जो पढ़ के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाएंगी। मुझे कोई डर नहीं लगा। मैं पुलिस और जेल अधिकारियों से बात करना सीख चुका था। अपने होने वाले शत्रु से बात करना पुलिस कप्तान से बात करने जैसा थोड़ा होता है।
रिहाई के बाद मुझे एक एयर कंडीशनर भी दिया गया, पर मेरे पास बिजली का बिल चुकाने के पैसे नहीं। जब कैदियों को पता लगता था कि इतने साल से अंदर है और इतने धमाकों के केस हैं, तो मुझे खान साहब भी कहने लग गए। एक जीवनी से बढ़कर ये किताब एक कलात्मकता भी है। इसमें कई वाक्य ऐसे हैं जो आपके जहन में अटक जाते हैं। पुलिस को आमिर को फंसाने में केवल 2 महीने लगे, परंतु उसे अपनी बेगुनाही साबित करने में 14 साल लग गए। पुलिस को आमिर को फंसाने में 2 महीने लगे, परंतु उसे अपनी बेगुनाही साबित करने में 14 साल लग गए। एक और जगह लिखते हैं, अब्बू कहते थे कि न्याय पाने के लिए सोने के हाथ होने चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा होता है, और पांव लोहे के, जो बहुत भाग दौड़ करेगा। उसके अब्बू ने यह भी कहा जब पहली बार जेल में मिले इससे, अच्छे लोगों की सोहबत में रहना, उनसे सीखना। जेल के अंदर भी उनके अब्बू को अच्छे की तलाश थी। कमाल का आशावाद। उनकी मम्मी भी इतनी आशावान थी। अम्मी ने मेरा सारा सामान संभाल कर रखा हुआ था। उन्होंने मेरी चीज किसी को नहीं दिया। मैंने वह टेप रिकॉर्डर देखा जो मैं लाया था। अम्मी ने मेरे भांजे को भी उसे नहीं ले जाने दिया। उन्होंने उसे कहा कि मेरा बेटा जब वापस आएगा तो इसे पूछेगा। उन्होंने कभी आस नहीं। अब ये आस की बड़ी अजीब चीज है। मतलब मैं तो बहुत निराश आदमी हूँ और आज के माहौल में शायद, परंतु आप देखिए, शायद ये आशावाद ही था जिसने जेल की तन्हाई में भी, तन्हाई यूपी की जेल की भाषा में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसको कहते हैं। आमिर लिखते हैं, उस तन्हाई के अंदर यह कल्पना करके ही मुझे अच्छा लगता था कि वह मुझे पत्र लिख रही होगी। उन दिनों आलिया के बारे में सोचना ही मेरे लिए सुकून का एकमात्र स्रोत था। मैं उसके पत्र को बार बार पढ़ता था। जब भी मैं उसका पत्र पढ़ता तो हिंदी फिल्मों की तरह उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता। वैसे तो उस पत्र में कुछ निजी नहीं था, उसने वही लिखा था जो अम्मी ने लिखवाया था। वक्त का तकाजा समझकर आलिया उसे छोड़कर आगे बढ़ गई होती तो समझ में आता, परंतु उसका अनंत काल तक इंतजार करने का फैसला, ये तो 24 साल में छूटा, 14 साल में छूटा, ये 24 भी हो सकते थे, 34 भी हो सकते थे, पर उसका इंतजार करना वो समझ से करेगा। किसी दिन आलिया की कहानी भी सामने आनी। कुछ और भी सवाल खड़े होते हैं। 19 बम धमाकों में आमिर का हाथ बताया गया है और ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान कराची में गया था, जहां उसको ट्रेन किया गया, जहां उससे हाँ भरवाई गई तो उसने आके बम धमाके किए। आमिर पाकिस्तान से 1998 में आया था और उस पर जो बम धमाकों के आरोप हैं वो 1996 और 97 के हैं। मैं कानून नहीं जानता मैडम, पर क्या ये प्रथम दृष्टया सारे केस रद्द नहीं हो जाने चाहिए थे? 98 में वो बंदा, उसका पासपोर्ट कहता है वो पाकिस्तान से आया है, 96 और 97 के केस आप 14 साल चलाते हैं। कानून का क्या दाव पेश है, कैसा कानून है, मुझे समझ में नहीं आता। 12 मुकदमे एक ही जज ने रद्द किए, 12 मुकदमे एक ही जज ने रद्द किए। पहला मुकदमा 2000 में रद्द हो गया, 98 में अरेस्ट हुआ, 2000 में पहला मुकदमा अरेस्ट रद्द हो गया और फाइनली 2012 में निकला आपके पास। क्या कानून है, कैसा कानून है, मुझे कानून का कैसा पकड़ जाल है, मेरी समझ में नहीं आता। आमिर के साथ के 6 आरोपी पहली तारीख में ही बाहर निकल गए, बरी हो गए। आमिर के अब्बू को बहुत अच्छा लगा, उन्हें आशा जग गई और उसके कारण, उस वकील के कारण 3 और लोग भी छूट गए। मैं किताब से ही पढ़ देता हूँ। शमीम अख्तर उसी समय सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
उसके वकील के कारण 3 और लोग भी बरी हो गए। मुझे न्याय की आस दिखाई दी, परंतु मुझे यह भी समझ आया कि वकील की गुणवत्ता पर काफी कुछ निर्भर करता है। अब उस वकील के पास गए और पूछा कि क्या वे मेरा केस लड़ेंगे। जब उन्होंने अपनी फीस बताई तो अबू बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनको पता था कि वो अपनी फीस नहीं दे सकते। आमिर को न्याय मिलने में 14 साल लग गए, परंतु इसके बावजूद उसे न्याय मिल पाया। कुछ वकील, उनमें कई हिंदू वकील भी थे, नाम मात्र की फीस के या बिना फीस के भी लड़े। उच्च न्यायालय और सोनीपत और रोहतक के केस तो कानूनी सहायता प्रकोष्ठ के वकीलों ने ही लड़े। आमिर ने रोहतक के वकील को जाते ही कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, और आमिर अपनी किताब में लिखते हैं उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया। एक और बात भी हैरानी की है, इन सबके सब 19 केसों में 2 ही मुख्य पुलिस के गवाह थे। दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, उनमें से एक मुसलमान था और एक हिंदू था। पर खुशकिस्मती की बात यह है, खुशी की बात यह है कि वो दोनों ने पुलिस के विरोध में अपने बयान दिए। सभी 19 केसों में वो 2 गवाह थे और उन दोनों ने पुलिस की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि अभी भी कुछ लोगों में ये हिम्मत है कि पुलिस की हाँ में हाँ ना मिलाई? मुझे तो बड़ी हैरानी। एक और पहरा है, मुझे एक युवा महिला वीणा जो लंगड़ाते हुए अदालत में आई थी याद आ रही है। हमारी वीणा अभियोजन पक्ष की 4थे नंबर की गवाह थी। जब उसको मुझे पहचानने को कहा गया तो वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी, हमारी आंखें मिली। मेरी आंखें दहशत से भरी थी और उसकी आंखों में सवाल तैर रहा था। उसकी आंखें पूछ रही थी कि क्या मैंने ये कांड किया है। मैं चिल्ला चिल्लाकर कहना चाहता था कि मैं बेकसूर हूँ, कि मुझे झूठा फंसाया गया था। उसने मुझे देखा और फिर जज्बात की ओर मुड़कर कहा, नहीं, उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा। सांप्रदायिक माहौल के बावजूद बम धमाके से पीड़ित भी एक निर्दोष को फंसाने से मना कर देता है। आमिर लिखते हैं, रमजान के महीने में पूरा समय मैं कसूरी कोठरी में था। मैंने अपने रोजे रखे थे। एक हिंदू कैदी देवेंद्र चुपके से मेरी कोठरी में खजूर और दूध की थैलियां फेंक दिया करता। एक युवता के इन उपायों से ही जेल में जीवन चलता है और मेरी इंसानियत बची है। आगे लिखते हैं, मैंने देखा कि जब भी नमाज का वक्त होता, हिंदू कैदी अपनी आवाज कम कर लेते और अपने टेलीविजन बंद कर देते। अगर हिंदू अपनी पूजा कर रहे होते और सिख सुबह सुबह अपनी अरदास कर रहे होते तो मुसलमान और ईसाई कैदी चुप हो जाते थे। ये इंसानियत ही हमारी आती है, जिसे बचाकर रखना है और जिसे अभी भी बहुत से लोग बचाकर रखे हुए। इस किताब में कई ऐसी चीजों का भी जिक्र है जिसमें आमिर भी शामिल रहा है और जेल के अंदर लोगों ने संघर्ष किए हैं और सफलताएं मिली हैं। हम तो जेल से बाहर हैं, हम संघर्ष करेंगे तो हमें सफलताएं नहीं मिलेंगी। अगर जेल के अंदर रहते हुए आमिर जैसे लोग संघर्ष कर सकते हैं और सफल भी हो सकते, मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, सफल भी हो सकते हैं, तो हम तो लोग बाहर हैं। यह किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी और बांग्ला एक राज्य में सीमित भाषाएं हैं। उनमें ये अब से पहले वर्षों पहले अनुवाद हो चुकी है। हिंदी में 8 साल बाद इसका अनुवाद हो रहा है। हिंदी के पाठक वर्ग को, हिंदी के प्रकाशकों को गलत साबित करने के लिए भी इस किताब को पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे कन्फेस करना पड़ेगा कि मुझे किताब परसों मिली थी और क्योंकि मैं डॉक्टर साईं बाबा के मसले में थोड़ा मसरूफ थी, मैं किताब नहीं पढ़ पाई, उसका फॉरवर्ड बैकग्राउंड पढ़ा है, लेकिन अंग्रेजी की किताब मैंने पढ़ी थी जब उस टाइम पे जब वो प्रकाशित हुई थी।
अभी जो हमने सुना, मैं पहले उसके बारे में जरा सा कहना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि जेलों के अंदर, जेलों में जो कैदी समाज है उसके अंदर हमें ज्यादा इंसानियत और सॉलिडारिटी और संघर्ष, एकजुटता मिल रही है बजाय के जेलों के बाहर। ये बहुत ही एक अजीब फिनोमिनन है, या शायद इतना अजीब नहीं है, क्योंकि जो बाहर है वो उन ताकतों का जो जहर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडा के ज्यादा विक्टिम्स शायद हैं बजाय के जो जेलों के अंदर। अब तो हमारे बहुत सारे साथी जेलों के अंदर, लोग कहते हैं कि अगर आपको पोएट से और पत्रकारों से और लेखकों के, जाने माने लेखकों से और स्कॉलर से मिलना है तो आपको जेलों में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे आप जेलों में सबसे जो हमारे जो कहते हैं समाज के बेहतरीन लोग, रोल मॉडल जो होने चाहिए, जिन्होंने अपने बजाय समाज के बारे में सोचा, गरीबों के बारे में सोचा, उनकी लिए आवाज उठाई, जो बेजुबान थे उनके लिए आवाज उठाई, उनको बंद किया हुआ है। तो ये हालात आज के दिन है। और मुझे सबसे पहले आमिर के बारे में एनडी पंचोली साहब ने बताया था। 2012 में मैं उनके पास गई थी कोई केस को लेके, हमारे कॉलेज के कोई कर्मचारी थे, उनकी नाइंसाफी उनके साथ हो रही। तब बहुत खुश थे उस दिन, वो कह रहे थे कि पता नहीं उन्होंने आपको कभी रिप्रेजेंट किया कि नहीं, लेकिन मदद की, रिप्रेजेंट नहीं किया। तो बहुत ज्यादा खुश थे उस दिन, बता रहे थे कि मुझे मालूम नहीं कि मुझे कभी उन्होंने आमिर से मिलाया कि नंदिता हफ्सर ने मिलाया, क्योंकि फिर नंदिता हफ्सर ने मुझे बुक रिलीज में बुलाया था, तब मेरी मुलाकात आमिर से हुई थी। लेकिन बहुत ज्यादा समय उनके साथ नहीं था, बहुत लोग थे मुझसे मिलना चाह रहे थे। लेकिन हाल में आमिर मेरे घर आए थे, और इस सिलसिले में क्योंकि आमिर हर्ष मंदिर की कारवाने मोहब्बत और अमन बिरादरी के साथ काम कर रहे हैं। और 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था और जबरदस्त मतलब जो तबाही मची थी पूरे देश में, और राशन बांटने का काम कई लोगों ने शुरू किया था, हम लोगों ने भी, मेरे और मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था, जैसे पूर्वानंद ने हम लोगों को इसमें ड्रॉ किया था, फिर हम लोगों ने खुद चलाया, तब से आज तक चल रहा है। तो उसमें आमिर आके हमारे साथ उन्होंने संपर्क किया था और बहुत मदद की उन्होंने उस काम में भी, और खुद की वो लोग अलग से काम कर रहे थे। हाल में एक दोस्ती नाम का प्लेटफॉर्म कई संगठनों ने मिलकर बनाया है कि समाज में फिर से एक जो दोस्ती की भावना, प्यार मोहब्बत की बातें जो होती हैं, कम्युनल हार्मनी की, उसके लिए काम किया जाए। तो उसमें भी आमिर शामिल है। और इस सब में मैंने एक चीज नोटिस की है कि इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, और बहुत मतलब संजीदगी से, बहुत ही पेशेंसली, बल्कि यहाँ पर तो हम लोगों ने सिखा, जरा जोर से बोलो, ऐसे ही सॉफ्ट स्पोकन ये हमेशा रहती है, बहुत लॉजिकल बात रखेंगे और फर्मली रखेंगे। कोई चीज अगर इनको लगता है कि ठीक नहीं, तब से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे कि मेरे हिसाब से जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बहुत पोलाइटली और बहुत मतलब मुस्कुरा के अच्छी तरह से, कि कोई किसी को बुरा ना लगे। तो ये चीज मैंने इनके बारे में नोटिस की। पूरे तजुर्बे के बावजूद जो आपने सब सुना, कोई कड़वाहट नहीं। और एक बड़ी बात ये है कि इनकी पहले जो अरेस्ट जब हुए थे 98 में, उसके बाद उसके मतलब वो तो आईपीसी में अरेस्ट हुए थे, तब हुए थे, तो था ही नहीं, तब भी इनके साथ इतनी ज्यादा कोई जो कानून में प्रोविजंस है वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। अरेस्ट का टाइम एक हफ्ते बाद दिखाया गया ताकि उनसे फर्जी कागजों पे, ब्लैंक कागजों पे ये साइन करवा लें, उनको टॉर्चर कर सकें। तो ये सारी बातें जो हैं, और उस टाइम पे ना इनकी माँ को कुछ पता था कि किसके पास जाना, जब घर नहीं पहुंचे, कहाँ जाना चाहिए, किसको बताना चाहिए, आम लोगों को कैसे मालूम होगा कि क्या करेंगे। तो इस सब के बावजूद इन्होंने, और उस टाइम पे जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, सो कॉल्ड 9/11 के बाद, 2001 में भी पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद सारी चीजें जो एक और ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा और टारगेटिंग और विक्टिमाइजेशन उस दौर में हुआ, कोटा आया। तो आप देखते हैं कि इन्होंने भी जेलों में देखा कि ढेर सारे डिस्प्रोपोर्शनेटली मुसलमान आए, तो इनको भी कुछ
ना कुछ तो लगा होगा कि क्या हो रहा है हमारी कौम के साथ। और इसके बावजूद सीमी के भी बहुत सारे साथी उसके अंदर गए, मतलब मेंबर, इसके बावजूद इन्होंने कभी भी ये ब्रॉड नहीं हुआ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, हमेशा एक सेक्युलर माइंडसेट रखा। और शायद इसका श्रेय जो है इनके वालिद को जाता है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे, हमेशा बिल्कुल फर्मली सेक्युलर थिंकिंग उनकी रही। उस लेगेसी का प्रतीक इन्होंने इस सब बुरे एक्सपीरियंस के बावजूद जो इंडियन स्टेट ने इनके साथ किया, जो पुलिस फोर्स ने इनके साथ किया, वो उन्होंने पकड़ के रखा। ये बहुत बड़ी बात है। और आज ये हमारी हम सब की जो मुहिम है बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस टाइम पे लोग इतने, मतलब हमें लगता है कि आजकल कोई नहीं बोलता, लेकिन हम लोग तो बोल रहे हैं। आप देखेंगे साईं बाबा के टाइम पे जितने लोग आज बोल रहे हैं उस टाइम पे नहीं बोल रहे थे। उनको लगता था कि शायद कुछ करते होंगे पीछे से। और इसमें और भी साथी गए, ऐसे आज गिलानी हमारी यूनिवर्सिटी में, हो सकता है कि हमको नहीं मालूम, बट ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, स्पेशली अगर आप मुसलमान हैं, स्पेशली अगर आप कश्मीरी, हम सबके अंदर ये जिस तरह का एक स्टीरियोटाइप बना था, और ये इजी वे आउट के शायद कुछ किया होगा, हमें कैसे मालूम कि इनोसेंट है। तो आज के दिन हम मान के चलते हैं, जब हम कोई केस के बारे में सुनते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, ये अब लोग समझने लगे। अगर वो लोग कह रहे हैं, अगर पुलिस कह रही है तो जरूर झूठ होगा। अब वो पुलिस की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है। हाँ, डर के मारे शायद लोग ना बोले, हो सकता है आगे ना आए, लेकिन उनको ये लगना कि ये हाँ टेररिस्ट होगा। अब वो चीज भी बदल गई है। तो आमिर इस बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे कि अब सॉलिडारिटी में लोग हैं जो जाएंगे, साथ खड़े रहेंगे, और आप खुद इस काम में लगे हैं। आपके साथ 10-15 और सारे जो साथी सिविल सोसाइटी के और भी बहुत सारे संगठन हैं, हम लोग सब मिलके, तो पहले हम लोग अपने अपने अलग अलग कामों में लगे थे, अपने सारे डिफरेंसेस भूल के हम लोग एक साथ इसमें लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसी से हमें उम्मीद मिलती है। अब जैसे साईं बाबा के साथ तो हमको लगता है कि बिल्कुल मिलती हो गया, लेकिन उसके पीछे भी कुछ चीजें हुई हैं। जो पहला डिनायल हुआ, हॉस्पिटल को स्टे कर दिया गया, उसके बाद एक जजमेंट में कंसोलिडेशन आया, ये हमें मतलब सुनने को आया। तो हर बुरी चीज का भी कोई ना कोई एक अंजाम होता है, हो सकता है उसका नतीजा अच्छा। तो ये अब एक उम्मीद की किरण जो जागी है, उसी पे हमें और काम करना है। और एक और चीज जो है कि जो किताब में भी आई है कि जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कितने फर्जी केस इनके साथ जो किए और जो टॉर्चर किया, किसी को कोई अकाउंटेबल नहीं बनाना है। मतलब पुलिस कुछ भी कर ले, उसको बाद में कोई उसकी पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना जरूरी है। आप उनके 14 साल वापस नहीं कर सकते, उनके अब्बू को वापस नहीं ला सकते, उनकी अम्मी की हेल्थ को वापस नहीं ला सकते। एक आलिया एक मतलब जैसे कि रोशनी की तरह खड़ी नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई आलिया होगी जो हमारा इंतजार करेगी और उम्मीद नहीं छोड़ेगी। जैसे साईं बाबा की वसंता है, उनका भी जो स्ट्रगल रहा है वो मतलब काबिल तारीफ है। तो लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी एज ए टीचर कि मुझे लगता है कि आमिर की किताब, बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी केसेस में फंसे हैं और 14, 16, 20 साल तक अंदर है, सुनते हैं कि फिर उनको रिहाई उनको मिल गई, लेकिन वो किताब नहीं लिखते हैं उसके बारे में। तो आमिर ने किताब लिखी, बहुत बढ़िया पहला कदम है। और ये किताब इंग्लिश, हिंदी जो भी वर्जन है हमारी लाइब्रेरीज में होनी चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी रीडिंग होनी चाहिए, खासतौर से लॉ और पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के। लेकिन मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे आपको अपने देश की न्याय प्रणाली, अपने देश के समाज, जो पुलिस का पूरा स्ट्रक्चर है और किस तरह से जो होता है आम नागरिकों के साथ, उसके बारे में फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको मिलता है। और ये भी सीख मिलती है कि हर काली रात के बाद सवेरा हो सकता है, उसकी उम्मीद हम कर सकते हैं और हमें लगातार संघर्ष करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका असर होगा। इसी के साथ दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं आमिर खान और नंदिता हस्कर इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक ऐसी किताब लेकर के जिन्होंने आए हैं सामने, जो हमारी राज्य व्यवस्था को आईना देखा। सबसे पहले मैंने ये किताब अंग्रेजी में पढ़ी थी 2016 में, और नंदिता हस्कर के कामकाज से और उनके लेखन से मैं काफी समय
से परिचित हूँ और प्रशंसक रहा हूँ। तो जिस तरह से वो किताब लिखी गई और जिस तरह से वो पेश की गई उसने मेरे ऊपर काफ़ी असर किया। इसलिए मैं सबसे पहले तो नंदिता हस्कर और आमिर खान को 2016 में जो किताब उन दोनों के सामने तैयार किया, एंड ऑफ कोर्स नंदिता हस्कर क्योंकि एक वेल नोन राइटर है, सभी हाइब्रिड है और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को रखा, उसने उस किताब को और आमिर की आकृति को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रखा। इसके लिए नंदिता हस्कर और आमिर खान हमारे पास के हकदार। मैं अनुवादक राजेंद्र चौधरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन और पठनीय अनुवाद पेश किया और यह अनुवाद इतने सहज और सरल तरीके से है कि कोई भी इसे एक बैठकी में पढ़ सकता है। खास बात यह है कि हिंदी में ये जो किताब आई है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ी गई हैं जो अंग्रेजी संस्करण में नहीं, कुछ नई बातें उसमें रखी गई हैं, कुछ नई टिप्पणियाँ हैं, कुछ नए उसमें स्टेटमेंट हैं। तो यह जो किताब है ये सिर्फ अनुवाद न होकर के लगभग एक मूल हिंदी किताब के तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं राजेंद्र चौधरी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये काम और अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से उन्होंने किया कि हिंदी में किताब आनी है। इस किताब को जिस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, जिससे तरीके से और कलात्मक ढंग से, उसके लिए मैं लेखक पत्रकार और गुलमोहर किताब के कर्ता भूपेंद्र स्वामी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने बड़े जतन से, बड़े लगन से इस किताब को एक बहुत आकर्षक साज-सज्जा के साथ पेश किया। साथ ही रोहित राय जो उसके डिजाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इस किताब के लिए एक साज-सज्जा पेश की, वो भी हमारी मुबारकबाद के हकदार हैं। अब ये जो किताब, इसमें मेरी एक छोटी सी भूमिका भी है जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि इस किताब का क्या महत्व है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यह किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए कि पता चले कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना किसी गुनाह से कम नहीं। और इन लोगों पर भी एक अगर आप जेलों का रिकॉर्ड देखें उसमें आप देख पाएंगे कि मुसलमानों की आबादी का जो प्रतिशत है 14.5% हमारी आबादी है, उससे कहीं ज़्यादा जेलों में मुसलमानों की आबादी, लगभग 19-20% आबादी है जेलों में मुसलमान कैदियों, जिसमें कन्विक्ट और ट्रायल दोनों शामिल हैं। तो ये जो चीज़ें जो बताती हैं वो ये है कि एक मुसलमान होने के नाते ही आमिर खान को पकड़ा गया और इसीलिए उनको इन तमाम शिद्दतों से, यातनाओं से गुजरना पड़ा। इसलिए ये किताब पढ़ी जानी चाहिए ताकि हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं, क्या एक सपना हम लोगों ने बराबर देखा है जिसमें सभी समुदायों के लोग बराबरी और सम्मान के साथ रह सकें। यह किताब उस दिशा में हमें एक जागरूक भी करती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा साथियों की जो राज्य व्यवस्था है, स्टेट मशीनरी है, वह इतनी क्रूर और अमानवीय है कि उसे मानवीय बनाना, ह्यूमनाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये किताब भी इस बात को बताती है। और अभी कल जो साईं बाबा की बात की और साईं बाबा की तरीके से हालात वो भी इस बात को बताती है। सवाल ये है कि जो पूरी न्याय व्यवस्था है, जो पूरी पुलिस है, पूरा जो सिस्टम है, वह सिस्टम कदम कदम पर एक मानव द्रोही है, एंटी ह्यूमन। जैसे कल साईं बाबा ने बड़ी मार्के की बात की, स्टेट को ह्यूमैनिटी को बचाने का काम करना चाहिए, न कि उसे क्रश करना। सवाल यह है कि जो पूरा जो एक क्लास कैरेक्टर है हमारे समाज का, उसमें ह्यूमैनिटी को बचाने का जिम्मा हमको चंद अच्छे इरादे वाले लोगों पर हम नहीं छोड़। हमें उसके लिए एक ऐसा मूवमेंट बिल्डअप करना पड़ेगा जो आगे
केवल पैसों की बर्बादी नहीं और कुछ क्योंकि उससे संभव ही नहीं, और वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसमें किसी। 14 साल या 15 जेल में रहा और अदालत ने एक दिन कहा कि अब तुम आजाद हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई आरोप नहीं सिद्ध होता। सवाल यह है कि 14 साल जिन लोगों ने किया उनकी क्या जवाबदेही, उनको कौन कटघरे में खड़ा करेगा, कौन कैसे ही जब तक ये चीज नहीं हो। साईं बाबा और 5 अधिकारियों को 10 साल के बाद अदालत ने कह दिया कि तुम दोषी हो जाओ तुम बात। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने और ये भी कहा कि पूरे मामलों में फंसाया पूरी तरीके से, तो सवाल ये है कि जब तक आप उस पूरे सिस्टम को पुलिस आप जवाबदेह नहीं बनाएंगे, उनको कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, उनके लिए सजा आप तय करेंगे, तब तक इसको कर पाना मुश्किल है। अभी कल देखिए, कल नमाजियों के साथ क्या आप इमेजिन कर सकते हैं हम किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं और किस जमाने में रह रहे हैं। लेकिन मुझे यही मिलता है कि पूरा एक जो फांसीवादी जो निजाम उसने एक पूरा एक नैरेटिव एक कर रखा कि इसी तरीके से आप काम करिए, आपको कोई भी बात बांधा नहीं। तो जब तक ये चीजें नहीं होती उनको गिरफ्तार करना, उनको सजा देने, जेल के पीछे डालने का, और जब तक यह प्रक्रिया नहीं शुरू होगी तब तक बहुत मुश्किल है काम इसको कर पाना। किताबें आती रहेंगी, ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इन किताबों का महत्व इस माने में है कि हमें जागरूक करना। मैक्सिम गोर्की ने जब अपना उपन्यास मां लिखा उससे क्रांति नहीं हो गई, 1906 में वो उपन्यास आया, लेकिन उसके क्रांति के लिए जमीन तैयार करना भी बहुत बड़ी बात है। ये जो किताबें हैं, आमिर की जो किताब आई साईं बाबा की जीवन गाथा, या भीमा कोरेगांव के लोगों की जो कहानी है, या दिल्ली में उमर खालिद, खुर्शीदा फातिमा, जरगिल इमाम और तमाम लोगों की जो कहानी है, वो एक ऐसे समाज को बनाने की जमीन तैयार करती है जो हमारे सपनों का घर है। इस नाते इस किताब का महत्व है, और इस किताब को एक स्वागत करते हुए मैं ये चाहूंगा कि ये किताब ज्यादा से ज्यादा पढ़ी जाए और इस किताब के आधार पर संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए जो हम सब लोग मैं कानून से मेरा संबंध है, अदालत से संबंध है, इसलिए उस पर ही थोड़ा बात करेंगे। बाकी बातें रखी गई हैं और जिन लोगों का उसका ज्यादा अनुभव है उन्होंने बात करी है। आमिर की किताब और कई साथियों की किताब है। एक और किताब याद आती है, अरुण फरेरा ने अपनी किताब लिखी थी कलर्स ऑफ केज। जब वो पहले बंद थे तो उसके बाद उसको दोबारा भीमा कोरेगांव में बंद किया गया और वो बेल पर उससे गए। ये किताबें कानून को कटघरे में हमारे सामने रखती है। पूरी जुडिशियल सिस्टम का, अदालत का, हमारी जमहूरियत में काम है अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का। कोई गुनाह करता है, कोई गलत करता है, सरकार गलत करती है, इंडिविजुअल गलत करता है, उसकी जवाबदेही के लिए ये पूरी न्याय प्रणाली बनी हुई। मगर जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अन्याय के खिलाफ जिन्होंने बात करी है, संघर्ष करा है, जो आज जेलों में बंद है, तो वो सब हमको दिखाता है कि यहाँ पर जवाबदेही तो शायद न्याय प्रणाली की होनी होगी। न्याय प्रणाली को, और जब हम न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो वो उसमें पुलिस भी आती है, प्रोसिक्यूशन भी आती है, पूरा कानून आता है और पूरी जुडिशियल सिस्टम आता है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी जवाबदेही कहाँ। तो ये सवाल मुझे लगता है हमारे बीच में उठना बार बार बहुत जरूरी है। और ये सवाल लोगों के अनुभव में कई सालों से इस पर बात हो रही है, पर उस पर केंद्र बिंदु बनाकर उठाना जरूरी है। जब कोई एक ऑर्डर अच्छा आ जाता है तो ऐसे हम लोग डिसीजन
ये कर दिया, कमाल कर दिया, जस्टिस हो गया, आज भी इंसाफ मिल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा एक पर्सपेक्टिव, सिस्टमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो सोशल मीडिया उसके लिए बहुत बड़ी जगह है और वही आजकल पूरा ओपिनियन को फॉर्म कर रहा है। तो ये वो इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस हो रहा है, उस पर सवाल उठाना, क्योंकि ये सब जो केस है ये एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं और हर कहानी में स्पेशल डायमेंशन भी है। अभी मैं आनंद को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, जैसे आमिर अंदर में जब काम कर रहे थे तब से हम लोग और जब मैं कुछ केसेस कर रही थी तो उसमें आमिर तो हमारे साथ मिलकर उन केसेस में उनको अदालत की समझ है, उनको मालूम है क्या क्या वहाँ संकट है, जब बहुत मुश्किल केस करते हैं तो आमिर अब हमारे साथ जाते हैं मदद करने के लिए। तो हर एक में एक अलग डायमेंशन भी है और वो याद रखना बहुत जरूरी है। अभी अपने बात कर रहे थे तो सिर्फ आईपीसी था, तो मैंने कोई दादा वाला नहीं लगा था, तो मैंने आगे कहा मगर तुम तो मुसलमान हो, कानून बदल जाएगा, कानून का अप्रोच, कानून का रवैया आपकी तरफ बदल जाएगा क्योंकि तुम मुसलमान। तो गुनाह अलग बात है, आप पहचान पहले आप लोग घरे में खड़ी करती है और ये आज की हकीकत है और इसको इससे दूर भागने में कोई फायदा नहीं है। इसका एनालिसिस और इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। 19 केस आमिर के ऊपर लगे, लोग घायल हुए, मरे, इसमें कोई विकलांग भी हुई महिला का आपने जिक्र किया, बताया उसके बारे में। तो किसी ने तो ये विस्फोट किए, विस्फोट अपने आप नहीं होता, तो पुलिस ने एक्चुअली कभी इसको उसने किया उसको पकड़ा ही नहीं। तो ये जब पूरा एक एंजाइटी क्रिएट की जाती है सोसाइटी में, तो एक नॉर्मल बात है, जब अगर बम के विस्फोट होंगे बहुत जगह तो कोई भी आम नागरिक जरूर एंशियस होगा, क्राइम बढ़ेगा, एक एंजाइटी होगी। मुझे लगता है उस समय ये कहना कि मैं यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिसिस देखिए स्टेट का और इसको हम सोसाइटी की एंजाइटी को नजरअंदाज करते तो वो अपने आप में मेरे हिसाब से एक अच्छा अपनी बात को आगे रखने का शायद कोई अच्छा तरीका नहीं होगा। तो वो बम विस्फोट हुए, लोग घायल हुए, तो बहुत बुरी बात है, गलत बात है, मगर पुलिस ने तो उनको कभी पकड़ा नहीं। सिस्टम ने तो किसी ने पूछा नहीं कि आप अगर इतने आपका जो पुलिस का काम है आप इतना गलत कर रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को आप जेल में डाल रहे हैं और जिन्होंने किया उनको तो आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये तो आपके काम के ऊपर भी, आपकी शेयर कॉम्पिटेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। पुलिस का जो एक यूनिटी है, यहाँ पर बात हो रही थी कि कुछ तरीके से हालात बेहतर हुए, मुझे लगता है कुछ तरीके से शायद कुछ जगहों पर सोच में ज्यादा सफाई आई है। मैं ये नहीं मानूंगी कि सोसाइटी में, समाज में एक बदलाव आया है और समाज मानती है आज की पुलिस बेगुनाहों को अंदर रख रही है। मुझे लगता है हमसे शायद परिचित हमारे दोस्त इस बात को शेयर करते हैं, मगर अगर आप अपने नेबरहुड में देखें या अपने पड़ोस में या अपने एक्सटेंडेड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में देखें तो ऐसा कोई बदलाव नहीं है समाज में। समाज में आज भी ये है कि पुलिस ने पकड़ा तो पकड़ा होगा और ये कॉन्ट्रडिक्शन उनके दिमाग में रह सकती है। ऐसा नहीं कि इनको लीनियर अंडरस्टैंडिंग इसके दिमाग में जरूरी है। पुलिस की जो इम्यूनिटी है वो जरूरी है इस तरह की पॉलिटिक्स के राज्य के चलने के लिए, और वो इम्यूनिटी बहुत देर से उसने घर कर रखा है, उसकी कोई जवाब नहीं। ये पहला केस नहीं है और ये आखिरी ही अनफॉर्चुनेटली नहीं। परसों मैं दिल्ली हाईकोर्ट में फैजान की मां की तरफ से मुकदमा की बहस कर रही थी। 2020 फरवरी में जब ऑफिस में हिंसा की हुई थी तो एक दो वीडियो वायरल हुए थे
से नेशनल पेट्रियोटिज्म का सबूत थे। उसमें फैजान जो था उसको फिर मारपीट करने के बाद ज्योतिनगर थाने में बंद रखा और जब वो ऑलमोस्ट मरने वाला था 25 लाख को उसको छोड़ा गया और 23 को वो मर गया। 4 साल से हम दिल्ली हाई कोर्ट में बैठे एक एसआईटी नियुक्त की जाए क्योंकि क्राइम ब्रांच 4 साल से अभी कह रही है हम वो कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, हम वॉइस सैंपल ले रहे हैं, हमने अभी नई टेक्नोलॉजी मिली है वो कुछ और ज्यादा हमें उसमें एम्प्लीफाई करने का वीडियो को ऐसे तमाम टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। हर रोज एक नया उनके पास नई कहानी होती है, हर तारीख से पहले बस हम ये ढूंढने वाले 4 साल से वो कौन पुलिस वाले थे तो ये वो नहीं मना कर सकते कि वो मरा कि उन्होंने पीटा क्योंकि वो वीडियो सब देख चुके और उन्होंने वही कही। तो ये कल की नमाज की जो बात हुई आदम ने रखी, पुलिस का कई समुदाय के सबसे आज मैं विशेष मुसलमान समुदाय की बात कर रही हूँ। पुलिस का मुसलमान समुदाय की प्रति क्या रवैया है और वो उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, ये लॉ में इसको टर्म किया गया है जो इमर्ज आउट ऑफ जो पुलिस का रवैया रहा है ब्लैक लोगों की तरफ, चाहे यूके में और चाहे यूएसए में, उसको इंस्टीट्यूशनल बायस करके माना जाता है। ये इंस्टीट्यूशनल बायस हिंदुस्तान में पुलिस के अंदर है, इसका एविडेंस है, इसका डेटा है, किताबें की कहानियां, ये बातें, ये वीडियो, उसका एविडेंस है। मगर क्या कोई पुलिस वाला कोई चिंता है कि भाई जिसने उसको के मार दिया वो आज भी पुलिस में भर्ती में है? हाशिमपुरा में जिन्होंने मुसलमानों को 1987 में मारा था और उनको अक्टूबर 2018 में जाके दिल्ली हाईकोर्ट से सजा मिली, जब तक अक्टूबर 2018 में उनको सजा मिली थी उस दिन तक वो बंदूकधारी पीएसी के जवान गेट पर थे और वो ड्यूटी रहते थे। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल बायस है इसका एविडेंस है देश में, मगर कोई नहीं इंटरेस्टेड, ना पॉलिटिकल क्लास ना पुलिस लीडरशिप कि इस मामले में कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि वो एक तरह की राजनीति को और एक तरह के दबाव को, और ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये औरों के खिलाफ रहता है, उसको कैसे रखा जाए। एनएचआरसी ने शायद आमिर को एट सम पॉइंट कुछ मुआवजा दिया था। आज के एनएचआरसी कैसे मुआवजा भी देना बंद कर दिया, तो वो टोकनिज्म था कि भाई गलत हुआ है, आज की तारीख में वो गलत शायद नहीं माना जाए, इसलिए इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। अब मैं जुडिशरी के बारे में बोलना चाहती हूँ। ये सब कुछ जो हो रहा है ये जुडिशरी से छुपा हुआ नहीं है, वो इसी नहीं रहती, उनकी मर्जी है कि वो ये बातें सुने या ना सुने। ये किसानों को सबसे ज्यादा जरूरी 2 लाइब्रेरी में होना चाहिए, पुलिस अकेडमी और जुडिशियल अकेडमी। हर स्टेट की जुडिशियल अकेडमी है और एक नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल में है, और इसी तरह हर स्टेट की पुलिस अकेडमी और नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में। मुझे तो लगता है ये हमको बिल्कुल कोरियर करके एक कवरिंग लेटर के साथ भेजना चाहिए, क्योंकि ये बातें उनको पढ़नी हो, ये उनकी मनमर्जी की बात नहीं, ये एविडेंस है कि डेमोक्रेसी में आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, जजेस को ट्रेनिंग हम नहीं बोलते, ओरिएंटेशन करते हैं, तो ये ओरिएंटेशन की सख्त जरूरत है। इस देश में मलिशियस प्रोसिक्यूशन का कानून नहीं है। आपने ये सवाल पूछा कि इतने झूठे मुकदमे और फिर बरी हो जाते हैं, 14 साल का कारावास आप खेल के आ रहे हैं, वैसे तो 14 साल के वनवास की बहुत बात है,
तो उसमें आप किसी को क्या जिम्मेदारी मिलती है, कानून ही नहीं बना, चलिए लेजिस्लेचर में बना। और ये भी हम ध्यान रखें कि आमिर जब उठाए गए थे तो ये वाली सरकार नहीं थी, ये स्टेट की फंक्शनिंग की बात है। और केवल हम अगर अपने पूरे ध्यान को इस तरह सीमित कर लेते हैं तो वहां पर हमारा एनालिसिस डगमगाता है। इसलिए मुझे लगता है ये बातों को ज्यादा व्यापक रूप से समझना और इसका एनालिसिस करना। कपिल हमारे साथ यहाँ कुछ बैठे हैं, अगर इस देश के लोगों ने कश्मीर पर ध्यान दिया होगा तो जो पहले दल चली थी अब किसानों पर, पहले दल बहुत बार 2 दशक पहले कश्मीर में बार बार चली, हम लोगों ने ऐतराज नहीं, जुडिशियरी चुप रही। मलिशियस प्रोसिक्यूशन का कानून तो नहीं लाते हैं, जुडिशियरी के सामने जो हुआ अक्षरधाम में जो बरी हुए डेथ रो में रहकर जब उन्होंने लगाया कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और जिन्होंने ये किया उनको अकाउंटेबल किया जाए, उनके केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। तो ये एनालिसिस जो है इसमें हमको देखना होगा कि जो अदालतों का विचार है, अगर पुलिस पर कोई रोक लगा सकता है तो वो केवल अदालत है। और अगर अदालत मानती रहेगी कि स्टेट जो कह रहा है वो सच है और सही है, क्योंकि आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इसी करके बात को ऑलमोस्ट आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस बुनियाद पे खड़ा होता है, स्टेट अजम्पशन, और उस अजम्पशन के बिना काम नहीं कर सकता। स्टेट गुड फेथ में काम करेगा, स्टेट जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो सही होगी, जो चार्जशीट फाइल करेंगे वो सही होगी, इसलिए हम उसको ठीक मानकर उसके ऊपर भी केस चलाते हैं। जब आपका पूरा एविडेंस दिखा रहा है कि गुड फेथ से स्टेट की एजेंसीज काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं इस सोच को बदलना पड़ेगा। और अगर उसी सिस्टम में वो सबके लोगों को परेशानी होगी तो फिर कैसे चलेगा? तो वो एक बहुत बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा हो चुका है और देश के कई हिस्सों में उसको बहुत टाइम से मिला है। आज बिल्कुल केंद्र में आकर हमारे बीच में वो सवाल आकर खड़ा हो गया है। साई बाबा 10 साल बाद क्योंकि केस में कुछ एविडेंस नहीं, भीमा कोरेगांव के कई साथी मई 2018 से आज तक वो एविडेंस उसमें है, वो किसी तरह का है और बोल बोल पे रख रहे हैं कि वो एविडेंस इनएडमिसिबल है। आप एक दिन बोलोगे अदालत में कि इस पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, मगर अदालतों को भी ये बात मालूम है। जैसे तो नहीं, मुझे कुछ समझ में आ गई जो मेरे से कहीं ज्यादा जानकार लोगों को नहीं समझ में आ रही, मगर एक रुख है कि भाई कुछ तो होगा और स्टेट कह रहा है। और ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देश में आज भी सिटीजन और ह्यूमन बीइंग का जो तवज्जो दिया जा रहा है वो स्टेट से कम है। और वो चुनौती बहस करके एक जमहूरियत से एक बात को बदलने की। एक और बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि बहुत सारी बात आजकल जुडिशरी में और अदालतों में टेक्नोलॉजी को लेकर हो रही है। लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अदालत में जाना है, सिर्फ अपना आईपैड लेके फाइलें लेके उठा बिल्कुल टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, मगर टेक्नोलॉजी इंसाफ नहीं दे पाएगी। और टेक्नोलॉजी कई लोगों को डिजिटल डिवाइस के कारण पीछे आएगी। हमारे जैसे वकीलों के पास रिसोर्सेज है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। एक बात आमिर ने बताई, इस तरह उनके वालिद हर तारीख पर, चाहे वो केस कहीं भी हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक वेट करते, तो शाम तक वेट करते थे जब तक जेल बैग वापस नहीं जाते। बार बार मीटिंग्स होगी और मीटिंग्स में कहा जाता है पीसी के थ्रू
पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं। हर बंदी को अदालत ले जाने के लिए पुलिस वाला चाहिए। अगर यूएपीए कोटा जैसा है तो ज्यादा पुलिस वाले चाहिए। जगह लगाइए वीडियो और लगाइए बाहर तो खड़ा कीजिए इधर अपनी मीटर से बात देख लेगा, जज देख लेगा और फटाफट हो जाएगी। और इतना सारा स्टेट रिसोर्स में से है किसके लिए हम बता रहे हैं। वो मुलाकात जो सिर्फ वो तारीख पे हो पाती है, जो मुलाकात जेल में होती है वो देखने लायक, वो मुलाकात कितनी जरूरी होती है। ये जब हम टेक्नोलॉजी के जाल में बहुत खुश होकर कूद रहे हैं आजकल और अदालतों को लग रहा है कि टेक्नोलॉजी में अचानक वकील पे टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मगर कुछ जगहों पर टेक्नोलॉजी का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल बुनियादी हकों के खिलाफ, और इसलिए केवल ये सोचना कि टेक्नोलॉजी जब हमें समझा देगी कि कहाँ से हमारा आगे का रास्ता निकलेगा, तो आगे का रास्ता तो कहाँ से निकलेगा ये बातें हमें किताबें बता रही है, अनुभव बता रही है। तो नया भारतीय न्याय संहिता में बोला कि वो जुलाई से आ जाएगा, की मर्जी है जिस दिन ऐलान करने के वो आ जाएगा। भारतीय न्याय संहिता एक टेररिस्ट एक्ट को एक ऑफेंस बना दिया गया जो आज तक टाटा, कोटा, यूएपीए जैसी ऑफेंस लॉज जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काउंटर टेरर लॉज माने जाते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं। बिल्कुल वही परिभाषा है टेररिस्ट एक्ट की जो आपके भारतीय न्याय संहिता पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड उसमें है। तो इस माहौल में जहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उसमें इस तरह की परिभाषा डाली है, तो कहाँ पर ये कहानी हमें लेकर जाएगी और क्यों ये बहस बहुत जरूरी है और क्यों कटघरे में आज पूरे लीगल सिस्टम को खड़ा करना बहुत जरूरी है। बाकी है मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 बातें कहना चाहूंगी। आमिर की किताब जब अंग्रेजी में आई थी तो उसने एक सेक्शन जो इंग्लिश रीडिंग सेक्शन था उसके अंदर एक संवाद शुरू किया था। वो संवाद था कि हमारी किस तरह की न्याय प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति जो को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 14 साल लग जाते हैं। आमिर की इंग्लिश की किताब आने के बाद अब्दुल वाहिद की किताब इनोसेंट प्रिजनर आई जिसमें फिर ये एक मुद्दा खोला और एक किस्म से अगर हम ट्रेस करें तो उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन हल्के हल्के से शुरू हुई और आज जब ये हिंदी की किताब आती है तो मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है कि हिंदी भाषी जो रीडर हैं उनके बीच में भी ये एक संवाद खोलेगी और मैं इसी संवाद को आगे ले जाते हुए 2 बातें यहाँ रखना चाहती हूँ। पहली बात ये कि जो आमिर के साथ हुआ जो सभी लोगों ने जैसे कि कहा है कि होता चला जा रहा है, ये हिंदुस्तान की जो वॉर ऑन टेरर जो है उसकी एक नाकामी और उसमें निहित जितनी भी बेइंसाफियां हैं उसका जीता जागता सबूत है आमिर और उसके जैसे लोगों के साथ जो गुजर रही है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये आमिर ने अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपने ऊपर महसूस की है। आज हम देख रहे हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं हमारा तंत्र जो है, मैं इसे लोकतंत्र नहीं कहूंगी, हमारा तंत्र जो है और जो वृंदा ने बताया है कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बिल्कुल स्थापित हो चुकी है। आज मुसलमान नौजवान मुसलमान लोग जो हैं वो इस तंत्र की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके सबसे बड़े शिकार हैं। ये शर्मनाक है कि आज जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा ये तंत्र अपने को मजबूती से अपने को पार्लियामेंट में बनाए रखने के लिए महसूस कर
होता चला जा रहा है और बढ़ रहा है। आज हम जहां पर खड़े हैं, क्या जिस चीज को आमिर, जिस चीज से साईं बाबा निकल के बाहर आए हैं, उसे हम कह सकते हैं कि आखिर उन्हें इंसाफ मिला? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूंगी कि ये बेइंसाफी की उदाहरण है, ना कि इंसाफ मिलने का किसी तरह की भी प्रक्रिया है। उन्हें बेइंसाफी मिली, महसूस करनी पड़ी, हंडानी पड़ी, और हमें इस बात को अंडरलाइन करना चाहिए कि ये बेइंसाफी की दास्तान है। ये बेइंसाफी तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसको हमारा एक किस्म का विश्वास बना रहेगा कि आखिर ये इस तरह से इंसाफ मिलता चला जाएगा। आज अगर हिंदुस्तान के आंकड़े देखें तो 2022 में पार्लियामेंट में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि हिंदुस्तान में 80% जो प्रिजनर्स हैं वो प्री ट्रायल प्रिजनर्स हैं। 80%। दुनिया भर की जो ग्लोबल एवरेज है वो 34% है। आज हमारा हर तीसरा व्यक्ति जो प्रिजन में है वो दलित है, आदिवासी है। 30% लोग जो जेलों में बंद हैं वो मुसलमान हैं। 50% लोग जेलों में बंद हैं वो अशिक्षित हैं। 42% लोग जो हैं वो 10वीं से नीचे की शिक्षा लिए हुए हैं। 50% लोग 18 से 36 या 34 साल की उम्र के हैं। ये क्या है? ये क्या तंत्र है? ये इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है किसी तंत्र में कि इस तरह से लोगों को प्री ट्रायल के कहते हुए लाखों हजारों की गिनती में जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए। दुनिया भर में जो जमहूरियत वाले मुल्क हैं वो उनकी सरकारें जो सत्ता है वो देखती है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो उनके अंदर है वो कैसे उसे सुधार कर सकते हैं कि इस तरह का जो हमारे सामने आंकड़े हैं वो ना हो। पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जो हमारी सत्ता है वो बजाय इसके कि ऐसे सिस्टम्स में इन्वेस्ट करे कि ये जो प्री ट्रायल के 80% के कैदी हैं इसके बारे में कुछ सोचा जा सके, उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो इस बात पे लगा हुआ है कि किस तरह से बेल को ही लंबा तौर पे रोका जा सके, बेल दी ना जा सके, और प्रोसिक्यूशन को इस तरह से बनाया जाए कि कोई भी जिस व्यक्ति को एक बार अंदर कर दिया जाता है वो अंदर ही रहे, वहीं सड़ता रहे। ये बात कहनी भी जरूरी है। और जो बात कई किताबों में सामने आई है, हमारे हिंदुस्तान में प्रिजन लिटरेचर कोई बहुत अच्छा स्थापित नहीं है, पर फिर भी जिस तरह से आमिर की किताब आई और हाल ही में सुधा भारद्वाज की जो किताब आई है फांसी यार्ड से, उस बात में कैसे सुधा ने मेटिकुलसली उन औरतों की बात रखी है जो दर्जनों साल से रिहा होने के बाद भी या उनका मुकदमा लगने के बिना भी जेलों में सड़ रही हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनके पास न्याय के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, वसीले नहीं है कि वो वकील कर सके और अपनी बेगुनाही जिसका उन्हें कोई शक नहीं है उसे साबित कर सके। तो ये मानना होगा, ये सब डॉक्यूमेंटेशन दिखा रही है कि हमारा तंत्र, आज का तंत्र मुसलमान के खिलाफ है, आदिवासी के खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। और इस तंत्र में अब हमें न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही, और वो न्याय की उम्मीद हमें तभी नजर आएगी अगर हम अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। अगर जो इम्प्यूनिटी निहित है पुलिस में हम उसे चैलेंज करेंगे, और चैलेंज कौन करेगा? वो हमें अपनी जो हमारे समूह हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविल राइट्स मूवमेंट है जिसका मैं भी हिस्सा हूं, पर कहूंगी कि आज सिविल
सिविल राइट्स मूवमेंट स्टैग्नेट हो रही है, संवाद आगे नहीं बढ़ रहा, हम आगे नहीं जा रहे, हम इम्प्यूनिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसी बात पे खुश हो जाते हैं, चलो बाहर आ गया, आखिर न्याय मिल गया, आखिर न्याय इस तरह का मिला कि एक जिंदा लाश बाहर आ गई, ना कोई रेपरेशंस, ना कोई काउंटर केसेस, ना कोई मुआवजा, उस बात को न्याय मान लेने से हमारी सिविल राइट्स मूवमेंट बिल्कुल धसती चली जा रही है। और आज अगर उसको रिवाइव करना है तो मैं समझती हूँ ये संवाद जो इस तरह से शुरू हुआ है, हमें इसे आगे लेके जाना होगा, लोगों के बीच रखना होगा और समझना होगा कि असली न्याय का मतलब क्या है। शुक्रिया। हो रहा है इधर, और ये किताब का विषय पे ज्यादा में बोलना जरूरी नहीं है, सारे किताब आपका काफी है, आप can read and you can go through very well. There are the certain questions which they have raised that is the most important in this book. The only one important thing which we need to, everybody must understand is how the state has so much power. Who given the state so much power? Who is that state? The people who just elected for the 5 years cannot make the future of the whole Indians in the country. How they can make, who has given that power? So this is a larger question we need to understand and we have to raise now. We the people of India, we cannot allow any state to action take just like that and put the citizen into the jail. After 14 years they will come back and they will write a one book and another person you will put in the jail. 10 years after they will come and they will write another book. We don't want any such kind of books to keep in the libraries for the future generation of the India read and see that the draconian that state how it is happened. This is the name of the democratic country. Whether the country is functioning as a democratic way or not. If it is not, what the parliamentarians who are got elected are doing? What is their responsibility? Why the state is not responsible? We know that Indian state is so cruel. 5,000 years, there is an untouchability and there is a patriarchy. There are the many things are happening in the Indian society. Nobody is questioning that. It is a continuously happening. But the state has a responsibility. That is what we felt on the 1947 August 15th. The state, the Indian state got the freedom. Now we are in India. समाज पे गलत हो सकते हैं, ये समाज जाति से ऐसा बर्बरता हो गया, but it is still we are going to follow this. We have the constitution, we have the fundamental rights, and we have the many things. Then why the state is taking the behavior? The problem here is the state is behaving like the Indian society. Indian society का क्या क्या गलतियां है, वो सारे स्टेट भी ले रहा है. That is a danger for the nation. We must understand. We have to stop this nonsense. We cannot allow, as a citizens of this great country, we need to understand that we have to make this very clearly. The state cannot become like a terrorist. The state cannot become a terrorist. Innocent putting into the jail is an action of the terrorism. Nothing else is the terrorism. Why they are behaving like that? Discuss about that. How many innocent under this draconian law you have said? How many innocent and how many terrorists you have? Let the parliament, let the prime minister come back and discuss about this in the parliament. Take back all the draconian law. You have no right to do in any democratic country like this. And there are 4,34,302 under trials here. What happened to their rights? They cannot contest in any election. They have a right to vote. They cannot come out. So this is not the nature of the any state we are aspiring. So this is a larger process. Let us stop. Let me see that there must be a review committee to take back all the draconian laws. Whatever is there in this country, that is the demand we need to take. That is the good beginning for the actually the innocent people, whoever has taken. We are not asking. You just come and say the one right.
apology, but they must take back. Let the people of this great country should not frighten or afraid of anything. Let be again. There is a society, there is a country, there is an equality, liberty, fraternity, and justice to be flourished in this country. Thank you. को हमारे जीवन में अनुशासन, अब हमारा जीवन अपनी प्यारी सी बच्ची के इर्द गिर्द घूमता है, परंतु मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि अनुषा खान का भविष्य क्या है। मैं उसे अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अनुषा पढ़े। मैं चाहूंगा कि वे अपना जीवन अन्याय के खिलाफ लड़ाई और इंसानियत की भलाई में लगा और उसकी शिक्षा उसे अपने आसपास का माहौल समझने में मदद करेगी। मुझे कुछ औपचारिक शिक्षा तो नहीं मिली, परंतु जेल में बिताए सालों ने मुझे थोड़ा कुछ सिखाया है। जेल में मैंने बाइबल, रामायण और गीता पढ़ी। दुर्भाग्य से मुझे गुरु ग्रंथ साहब नहीं मिली। मैंने कुरान को अनुवाद से भी पढ़ा है। मुझे लगता है कि सभी धर्म ग्रंथ अपने समय के संविधान से लिखा है। ये सब धर्म उन नदियों की तरह हैं जो समुद्र में आकर मिल जाते। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। शायद मैं अपनी बेटी को सकारात्मक सोच की कला सिखा सकता हूँ। मेरी सकारात्मक सोच ने ही मुझे बचाए रखा। मुझे आशा की इस किरण ने बचाए रखा कि एक दिन मैं आजाद होऊंगा। बेशक अनुषा को ही ये तय करना है कि वे जीवन में क्या करना चाहती है। मैं तो उसको सलाह दे सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ। इतना कुछ उस समय के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करता है। राजनीतिक माहौल उसके भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो। ऐसी ये किताब है, तो मैं चाहूँगा गुलमोहर किताब की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस किताब को पढ़ें, औरों को पढ़ाएं, और जब तक ऐसी कहानियाँ हम आगे भी लाने की हौसला रखें तो आप ये किताब पढ़ेंगे।